अगर वो लिखा है तो वो होके रहेगा। अरे सोचिए, अगर हम लोग इवेंट बदलने लग जाए तो हम भगवान नहीं बन जाएंगे? अगर हम किसी इवेंट को बदलने लग जाए कि आपके साथ ये होने वाला अब नहीं होगा, तो हम भगवान बन जाएंगे। तो ज्योतिष भगवान नहीं बनाता किसी को। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस टाइप का अगला एपिसोड। आज बड़े शानदार पर्सनालिटी हमारे बीच मौजूद हैं। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा नाम, एस्ट्रो अरुण पंडित। थैंक यू राठौर जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और साल का एंड है जी। आज हमारे गेस्ट्स को हमारे जो ऑडियंस है उसको हम बताएंगे कि किस तरह से उनका नया साल जाएगा, और ज्योतिष की, अंक ज्योतिष की कई सारी ऐसी बातें करेंगे जो कि भ्रम से अलग हैं, जो कि सच में सच है। और क्योंकि जितना मैंने अभी तक देखा है, भ्रम बहुत फैलाते हैं इस ब्रांच। ये बड़ी बदनाम ब्रांच है एक्चुअली, ठीक है। इसके हेटर्स बहुत हैं और इसको प्यार करने वाले उससे भी ज़्यादा है। सो आज मैं कोशिश करूंगा कि हेटर्स को लवर्स में कन्वर्ट करे विद प्रैक्टिकल नॉलेज। जस्ट ये मेरा एक आज का थॉट है। सो बिफोर वी गो टू दैट, आई वुड लव टू नो व्हेन इट स्टार्टेड। कब आपको ये लगा कि मुझे इसी फील्ड के अंदर आना है, क्योंकि इसके अराउंड कंट्रोवर्सी हमेशा से रहती है। सो आपने कब ये डिसीजन लिया कि मुझे यहाँ आना है? कोई भी बचपन में ये सोच के नहीं बड़ा होता कि मुझे बड़ा होकर एस्ट्रोलॉजर बनना है, हाँ। ठीक है। किसी का ये ड्रीम करियर नहीं होता, राइट। और एस्ट्रोलॉजी की बहुत बड़ी कहावत है कि एस्ट्रोलॉजी चूजेज इट्स पीपल। ज्योतिष आपको चुनता है। इसलिए बहुत सारे लोग ट्राई करेंगे आने की, नहीं आ पाते, बीच में छूट जाते हैं। और कभी भी ज्योतिष उनके पास नहीं जाता जो लालची होते हैं, क्योंकि ज्योतिष का मतलब ही है कि एम्पावर करना है इंसान को। पर अगर आपके मन में लालच है तो ये आपके पास नहीं आएगा। मेरी शुरुआत कैसे हुई? मेरे पिताजी एस्ट्रोलॉजर थे, उनको आती थी ज्योतिष, पर वैसे बहुत ऑनलाइन नहीं आते थे, उस समय था भी नहीं ऑनलाइन का इतना। मैंने 7th में न्यूमरोलॉजी सीख ली थी। वो बड़ी अच्छी पुस्तक है कीरो की, वो सबके घरों में होती थी। 1 तारीख वाले ऐसे होते हैं, 2 तारीख वाले। तो इंटरेस्ट आया था, स्कूल में बताने लगा था दोस्तों को। लेकिन फिर मैं अपनी पढ़ाई में निकल गया। तो मैं स्टूडेंट अच्छा था, मेरे 12th में सब में 90+ मार्क्स आए। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिज़िक्स ऑनर्स हूँ, और उसके बाद UPSC मेंस लिखा मैंने, ठीक है। लेकिन फिर कोविड आ गया, ठीक है। सो कोविड में मैं और मेरे भाई बैठे थे। सो हम लोगों ने तब यहाँ पे पहले रामायण के वीडियोस बनाते थे हम लोग, महाभारत के वीडियोस बनाते थे, एंड देन फिर हम इस पे आ गए। तो ये एक इत्तेफाक था, बड़ा हसीन इत्तेफाक था। लेकिन इस बीच में जब मैंने सोचा कि ज्योतिष करना है तो नॉलेज बहुत ज़रूरी चीज़ है, ज्ञान बहुत ज़रूरी चीज़ है। और फिर मैंने, ऐसी कोई किताब नहीं होगी इंडिया में अवेलेबल जो मैंने ना पढ़ी हो, या ऐसा कोई कोर्स नहीं होगा जो मैंने ना किया हो। और इसी वजह से आज मैं टीचर भी हूँ, और मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, और मेरे स्टूडेंट्स जो देख रहे होंगे वो यहाँ पे आपको बताएंगे। सो इस तरह से मैं ज्योतिष की दुनिया में आया और बहुत सारी नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करी राठौर जी यहाँ पर। सबसे पहले तो जो कॉल कंसल्टेशन वाले लोग, कई सारे लोगों को कोई दुख है नहीं, उनको बस ये चाहिए कि कोई सुन ले हमें। लोगों ने सुनना बंद कर दिया है। तो कई बार ना हमें सच में प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें बस लगता है कि हमें प्रॉब्लम है। और कई बार रियली जेन्युइनली आपके हॉरोस्कोप में दिक्कत होती है। और एक चीज़ है जो भ्रम है लोगों के मन में, वो ये है कि ज्योतिष से कुछ बदला जा सकता है। एस्ट्रोलॉजी कभी किसी का कोई फ्यूचर नहीं बदलती, ये लोगों को मानना चाहिए, ये सच्चाई है इसकी। एस्ट्रोलॉजी जीवन बदलता नहीं है, ये जीवन संवारता है। आपको बता देगा कि आपके 5 साल इस तरह से जाने वाले हैं, बी प्रिपेयर्ड। आपको बता देगा कि अगले साल हड्डी टूटेगी तो मेडिकल इंश्योरेंस करा लो, नहीं तो जेब से पैसा खर्चा हो जाएगा। तो यानी कि आप एक प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जी प्रिवेंट हाँ। नहीं कर सकते ऐसे। आप नहीं कर सकते चेंज। अगर आपके लाइफ में लिखा है डाइवोर्स होगा, ठीक है। बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक लेडी है, उनसे मैंने कहा डाइवोर्स लिखा है तो होगा, ठीक है। कई बार बच जाते हैं, पर इस बार नहीं बचने वाला था। तो मैंने बोला, तो उन्होंने कहा अरे कैसे कैसे होगा, मैं बहुत प्यार करूँगी अपने हस्बैंड को, इतना उसको छोड़ूंगी नहीं, उसके साथ ही रहूँगी। वो इतना उससे ऑब्सेस्ड हो गए, इतना प्यार करने लग गए कि उसने कहा भैया भाई तुमसे रहना ही नहीं तुम्हारे पास, इस ऑब्सेशन के साथ मुझे रहना ही नहीं है। तो देखा आपने क्या किया, आपने जब अपने इवेंट को बदलने की कोशिश करी तो आप उस इवेंट के होने का कारण बन गए। सो ज्योतिष यही कहता है कि इवेंट मत बदलो, ज़िंदगी को संवारो, बी प्रिपेयर्ड। जॉब जाने वाली लेट्स सपोज किसी की, तो अपने मनी को अच्छे से बचा के रखो, ताकि वो सिचुएशन फिर आएगी, वो इवेंट आएगी, लेकिन इस बार आप प्रिपेयर्ड है, इस बार आप तैयार हैं। ये कहता है ज्योतिष। सो ये जो लोग रेमेडीज़ की बात होती हैं, तो फिर रेमेडीज़ किस, जैसे कोई अंगूठी में कुछ, कोई अंगूठी पहन लेना या
और कोई चीज़ करना, तो उनका क्या इम्पैक्ट है? रेमेडीज़ जो हमारी वैदिक रेमेडीज़ हैं वो काम करती आई हैं, आगे भी काम करेंगी। जैसे मंत्र साधना है, जैसे यंत्र साधना है, रत्न भी काम आते हैं, क्रिस्टल्स हैं, हीलिंग स्टोन। अभी हम इस पे लंबी बात करेंगे आगे चलकर। पर आजकल जो लोगों ने अपनी खुद की रेमेडीज़ बनाने लगे, अभी कल ही मैं एक रील देख रहा था, कह रहे हैं अगर आपके घुटनों में दर्द है तो कोई 58 नंबर लिख लीजिए, वो सही हो जाएगा। तो डॉक्टर अचार डालने के लिए बैठे हैं, घुटनों के दर्द 58 लिखने से सही हो जा रहे हैं। सो इस तरह की जो रेमेडीज़ है ना, ये प्लेसिबो है, आप भी जानते हो, आप इस फील्ड में हो, ठीक है। सो 2-4 का ठीक भी हो जाएगा, क्या पता प्लेसिबो से, लेकिन एक्चुअल में ये कोई रेमेडी नहीं है। तो रेमेडी जो होती है, जो मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, वो यंत्र है, मंत्र है, और रत्न भी है, और उसके बाद जो हमारे उपवास होते हैं, एकादशी के उपवास है। अब उपवास का भी साइंटिफिक बहुत सारे लोगों ने प्रूव कर रखा है, इसके फ़ायदे होते हैं। तो इस तरह से ये रेमेडीज़ काम करती हैं आपके ऊपर। और फिर से कहूँगा, ये रेमेडीज़ आपको स्ट्रॉन्ग करती हैं, आपके माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करती हैं, ताकि आप आने वाले सिचुएशंस को बेटर फाइट कर सकें। Okay, बट वो उस इवेंट को टालेगी नहीं, द इवेंट इज गोइंग टू हैपन। यस, इवेंट होगा, ज्योतिष इवेंट करवाएगा। अगर वो लिखा है तो वो होके रहेगा। अरे सोचिए, अगर हम लोग इवेंट बदलने लग जाए तो हम भगवान नहीं बन जाएंगे? अगर हम किसी इवेंट को बदलने लग जाए कि आपके साथ ये होने वाला अब नहीं होगा, तो हम भगवान बन जाएंगे। तो ज्योतिष भगवान नहीं बनाता किसी को। सो एस्ट्रोलॉजी में जब आप प्रिडिक्शंस करते हैं, तो आप इन चीज़ों को एज ए प्रोबेबिलिटी देखते हैं या फिर एज ए फिक्स्ड इवेंट देखते हैं, कि आपकी कैलकुलेशंस किस तरीके से होती है कि भाई कि ये इवेंट होने की वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है, वो होता है, या फिर फिक्स है कि ये इवेंट हो गई? और वो कैसे पता चलता है कि ये फिक्स हो गई होगा? तो जितना हम लोग एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, कुंडली होती है, आपने भी बचपन से सुना होगा कुंडली होती है। हाँ। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि सैकड़ों तरह की कुंडलियाँ होती हैं, आपकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट की एक कुंडली बनी हुई है। अच्छा। आपकी एक मेन कुंडली है, उसके बाद ऐसे सैकड़ों कुंडलियाँ आपकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के, जिन्हें हम कहते हैं डिविजनल चार्ट। अच्छा, ठीक ये है? नहीं कभी सुना हाँ, था। ये जनरली लोग चार्ट लोग हेट क्यों करते हैं ज्योतिष से? क्योंकि उन्हें ज्योतिष पढ़ा नहीं है। जिसने धर्म को कभी समझा नहीं, धर्म को कभी पढ़, वही धर्म को गालियाँ देगा, दूसरे के मजहब को गाली देगा। जिन्होंने ज्योतिष को समझा है, जिन्होंने ज्योतिष को कभी भी पढ़ा है, वो कभी ज्योतिष को गाली नहीं दे सकते। क्योंकि वो जब पढ़ने जाते हैं ना, जब मैं पढ़ने बैठा ना, तो सब कुछ लिखा हुआ था कि आप सरकारी की तैयारी करेंगे, नहीं होगा फिर आप ज्योतिष करेंगे, ठीक है। सो इतना ऐसे हिट होता है ना कि उसके बाद मज़ा आ जाता है। सो एग्जैक्टली होगा ये बताया जा सकता है कि हाँ एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है। डिविजनल चार्ट्स क्या है? डिविजनल चार्ट, जैसे हमारे हॉरोस्कोप में 12 हाउस होते हैं, ठीक है। तो हर एक हाउस के लिए, हर एक पर्टिकुलर हाउस के लिए स्पेसिफिक चार्ट बनाए। जैसे 7th हाउस कुंडली का, वो मैरिज को बताता है, आपकी शादी को। ओके। तो 7th हाउस आपको मोटा मोटा अंदाजा दे देगा आपकी मेन कुंडली से कि आपकी शादी लेट्स सपोज नहीं चलेगी, ये बोल देगा वो। लेकिन क्यों नहीं चलेगी? क्या मेरा पार्टनर का डेथ हो जाएगा इस वजह से नहीं चलेगी? क्या मेरा पार्टनर से डाइवोर्स हो जाएगा इस वजह से नहीं चलेगी? या वो हमेशा बीमार रहेगा, मेरा कभी उससे कोई कम्युनिकेशन अच्छा, इस वजह से नहीं चलेगी? ये जो पर्टिकुलर रीज़न है, ये आपको मिलता है डिविजनल चार्ट में। उसे कहेंगे नौवंशा चार्ट या D9 चार्ट कहेंगे। तो 7th हाउस का प्रोबेबिलिटी पता चली, उसको स्पेसिफिक अगर आपको जानना है तो आपको डिविजनल तो चार्ट फिर अब आपको डिविजनल चार्ट्स में खोलना पड़ेगा। इसमें कोई पर्टिकुलर कोई ऑथेंटिक कोर्सेज भी होते हैं, कोई गवर्नमेंट बेस्ड कोर्सेज, या फिर आप खुद से ही पढ़ के इसमें आगे बढ़ते हैं? खुद के ही लोगों ने इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, ओके। जहाँ पे लोग पढ़ा रहे, क्योंकि ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाईली बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड सब्जेक्ट है। आप अगर ज्योतिष की किताबें पढ़ के ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं तो नहीं सीख पाएंगे। मैंने कोशिश की थी, नहीं हो पाता है, ठीक है। क्योंकि आपको चाहिए कि यार ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो सामने एक टीचर चाहिए जो बता सके आपको, सामने एक गुरु चाहिए जो बता सके। गवर्नमेंट का मुझे शायद नहीं लगता कि कोई अभी ऐसा कुछ है, पर ज्योतिष हमारे वेदों में, वेदांग में लिखा हुआ सब्जेक्ट है। एंड मे भी होगा कुछ, मुझे नॉलेज नहीं है, तो किसी को पता हो तो लिख देना कमेंट में। बट एक्चुअल जो प्रैक्टिसेस होती है, वो बस इतना समझ लीजिए कि आपको एक अच्छा टीचर चाहिए जो आपको सिखा सके, आपको बैठ के आपको ज्योतिष समझा सके। तो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है? एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में डिफरेंस है केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसा। अच्छा। वो एक अलग सब्जेक्ट है, ये एक अलग सब्जेक्ट है। ज्योतिष बहुत डीप और बहुत लंबा सब्जेक्ट है, ज्योतिष से ज़्यादा डीप बातें बताई जा सकती हैं। न्यूमरोलॉजी एक इजी 2 महीने में सीखकर आप लोगों के बारे में ऐसे बता सकते हो, लोगों की डेट ऑफ बर्थ सुन के उनके बारे में बता सकते हो। उनकी पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए न्यूमरोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी सब्जेक्ट है, और वो ईजी टू लर्न है। मतलब न्यूमरोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप 4 वीडियोस देख के आराम से अच्छे से सीख सकते हैं। 2 महीने एक डेडिकेटेड कोर्स करके आराम से सीख सकते हैं, और उसे एज अ प्रोफेशन भी बना सकते हैं।
न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्शन नंबर्स के थ्रू होती है, क्योंकि नंबर्स हमें हमेशा चेस करते हैं। मैं आज आपका 50वां हूँ, ठीक है, 5 मेरा हमेशा से लकी नंबर रहा है, मेरे भाई भी नंबर 5 के हैं, ठीक है। तो जब भी मेरा 5 नंबर आता है मेरी लाइफ में, तो हमेशा कुछ अच्छा और बड़ा ही होता है, ठीक है। सो ऐसे नंबर्स हमेशा हमारा पीछा करते हैं। कुछ नंबर्स हमें बार बार दिखाई देते हैं, जैसे आपकी ऑडियंस बताएगी कि इसे 1111 बहुतों को बहुत बार दिखता है, 777 बहुत बार दिखता है, आपकी रूम का नंबर 111 है, ठीक है। सो ये नंबर्स हमारा पीछा करते हैं। ये अब ज्योतिष वेदों में लिखा था, ज्योतिष में ऋषि मुनि पराशर ऋषि ने किताबें लिखी हैं, पर न्यूमरोलॉजी वैदिक साइंस नहीं है। न्यूमरोलॉजी कोई ऐसा नहीं है कि कोई आकाशवाणी हुई हो, देवगुरु ने आके कहा हो, ऐसा कुछ, नो। ये प्योरली रिसर्च बेस्ड साइंस है, जो कि लोगों ने रिसर्च करी, लोगों ने बनाया, और इसमें कई सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है। इसीलिए न्यूमरोलॉजी में आप देखोगे कि कई सारे अलग अलग सिद्धांत और अलग अलग सिस्टम है। जैसे कैल्डियन सिस्टम है, लूशो ग्रिड का सिस्टम है, कीरो का अपना सिस्टम है, पाइथागोरियस सिस्टम है, स्केल्डियन सिस्टम है। ऐसे अलग अलग सिस्टम है जिन्होंने नंबर्स की अलग अलग तरह से व्याख्या करी है। कभी भी इन सिस्टमों में ऐसा नहीं हुआ था कि नंबर 1 मतलब सूर्य होगा, नंबर 2 मतलब चंद्रमा होगा, नंबर 3 मतलब जुपिटर होगा, ऐसा नहीं होता था। उनका मतलब था, जब ये इंग्लैंड में था, यूरोप में था ये साइंस, या चाइना में था, नंबर 1 मतलब नंबर 1 वाले ऐसे होते हैं। जब ये इंडिया आया तो इंडिया के पास एस्ट्रोलॉजी थी, ज्योतिष था, तो उन्होंने कहा 9 ग्रह 9 नंबर। तो एक अच्छी बड़ी स्टोरी है, उससे उन्होंने एक एक नंबरों को अटैच किया एक एक प्लेनेट के साथ। तो नंबर 1 सूर्य को चला गया, नंबर 2 चंद्रमा को चला गया, नंबर 3 जुपिटर, राहु, मरकुरी, वीनस, ऐसे करके 9 ग्रहों की कल्पना 9 नंबरों में रखी गई। उसके बाद इसमें फिर जब ज्योतिष का इसको सहारा मिला, अभी तक ये सब्जेक्ट अलग अलग थे, फिर इसको ज्योतिष का जब सहारा मिला, तब यहाँ पर चीज़ें और ज़्यादा डीप हो गई। लेकिन अगर आप प्योरली न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, प्योरली न्यूमरोलॉजी बह रहे हैं, तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। लोगों के बारे में, उनकी ऐसी चुटकियों में उनके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमारे वीडियो जा रहे हैं 1 से लेकर 9, यानी कि इतने ही मूलांक होते हैं। मूलांक मतलब आप जिस डेट को पैदा हुए हैं, ठीक है। तो लोग को पर्सनालिटी असेसमेंट, उनकी प्रेडिक्शन, उनकी रेमेडीज़ में न्यूमरोलॉजी बहुत हेल्पफुल होता है। और ज्योतिष इसका ऐसे समझ सकते हैं कि एक अलग ब्रांच है जो कि ज़्यादा डीप और ज़्यादा लेंथी है। इन दोनों का आपने बताया, और एक चीज़ आप भ्रम की शुरुआत में बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों में मिथ है एस्ट्रोलॉजी को लेकर के, न्यूमरोलॉजी को लेकर के। सो क्या क्या मिथ सबसे ज़्यादा आपके पास में आए, एंड हाउ यू कैन एजुकेट पीपल ऑन दोज मिथ? सबसे बड़ा मिथ कि मैं अमीर हो जाऊंगा रातों रात अगर मैं ज्योतिष का कोई उपाय कर लूँगा या ज्योतिष दिखा लूँगा। अच्छा, ठीक है। अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ बैठ के पॉडकास्ट क्यों दे रहा होता? मैं दुबई में कहीं अच्छे स्विमिंग पूल में बैठ के कोई अच्छे से वाइन बियर ऐसा कुछ पी रहा होता। वैसे मैं पीता नहीं हूँ, ठीक है। सो अब ये देखिए, ये एक छोटा सा सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब ये समझ नहीं आता, क्यों? क्योंकि हमें अंधविश्वास में मज़ा बहुत आता है। हमें ना उस चीज़ में ज़्यादा आनंद आता है जो हमें ईजी लगती है, कि अच्छा ये माला करने से हो जाएगा तो ये कर लेते हैं यार, मेहनत कौन करेगा। ज्योतिष कभी नहीं कहता आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक सिंपल सी बात है एस्ट्रोलॉजी में, 3rd हाउस आपके हार्डवर्क, आपके परिश्रम का है, 9th हाउस आपके लक का है। दोनों हमेशा लिंक होते हैं 7th एस्पेक्ट से। तो ज्योतिष जब बना था उस समय ही कह दिया गया था कि भाग्य हमेशा कर्म से जुड़ा हुआ है। तो भाग्य को बूस्ट कर लो, 5% उसका 10% सहारा ले लो, पर 80-90% आपका कर्म ही आपके साथ रहने वाला है। तो पहला मिथ तो ये है कि अगर आप ये सोच रहे हो आप रातों रात अमीर हो जाओगे तो आपको ज्योतिष का सहारा नहीं लेना चाहिए। दूसरा मिथ है वशीकरण। अच्छा, हाँ, कि नेहा मुझसे पट जाए पंडित जी, पिंकी मेरे पास आ जाए। एक तो व्यक्ति ने मुझे कॉल किया, वो कहता है कि छोटी, वो 18 साल का है, ठीक है, कहता है कि मेरे घर के सामने काजल रहती है और वो छत पे आती है, मैं उसे देखता हूँ, वो मेरे बारे में क्या सोच रही है ये बताओ, ठीक है। वाह, कैसे बता सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने उसको समझाया, उसकी काउंसलिंग करी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई 3rd पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएगा XYZ कुछ प्रक्रिया कर कर, तो आप किसी भ्रम में ही हो, नहीं आने वाला। क्योंकि ऐसा होता तो फिर मैं भी हॉलीवुड मॉडल्स के साथ होता, ठीक है। सिंपल सोचिए, लॉजिक की बात है, ठीक है, राइट। तो ये भी भ्रम अपने मन से निकाल दीजिए कि आप किसी 3rd पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के जरिए, ठीक है। तीसरा इसमें जो मिथ है कि अगर आप ज्योतिष को ये समझ रहे हैं कि शॉर्टकट है या आप कोई इवेंट बदल सकते, जो हम अभी पहले बात कर रहे थे, तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप एक्सेप्टेंस और गाइडेंस के लिए आए हैं, जीवन को संवारने के लिए आए हैं, तो दिस इज़ द परफेक्ट सब्जेक्ट फॉर यू। कि आप आइए, गाइडेंस लें। जैसे लोग आते हैं मैरिज के लिए गाइडेंस लेते हैं। अब 2 तरह के लोग हैं मैरिज में भी। एक है कि लव मैरिज वाले आते हैं, वो ये बोलते हैं शादी तो इसी से करनी है, अब बताओ कैसे मिलेगी, ठीक है। जबकि चार्ट कह रहा होता है कि नहीं करनी चाहिए आपको शादी,
ठीक है, पर फिर भी जिद है इंसान की, तो करते हैं। उसके बाद फिर दूसरी कॉल लेते हैं कि पंडित जी अब डाइवोर्स कब होगा ये बता दो, ठीक है। सो आपने एक्सेप्ट नहीं किया पहले केस में। दूसरा केस अब अगर आप देखेंगे, दूसरा केस हो गया यहाँ पे कि मैरिज होने वाली है पंडित जी, हमारे चार्ट क्या कहते हैं, क्या सच में, देखिए छोटी बड़ी लड़ाइयाँ हर घर में होती हैं, उतनी ही हैं, तो हम कर लेते हैं, बाकी मैनेज हो जाएगी, लाइफ है, ज़िंदगी है, चलती रहती है, ठीक है। तो ये भी एक अप्रोच है जहाँ पे आप ज़्यादा मैच्योर हैं, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपका बिहेवियर है, तो ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, यही है, यही गाइडेंस है, इतना ही है ज्योतिष, ठीक है। पर हम इसको जब, अब देखिए इंडिया में होता क्या है ना, डर का बिजनेस बहुत चलता है, ठीक है। हम जितना डराएंगे लोगों को, लोग उतना बेचारे, बहुत भोले, बहुत भोली जनता है अपनी, ठीक है, ये उतना बेचारे परेशान हो जाते हैं, ठीक है, कि शनि का ये आने वाला है, राहु का वो होने वाला है, ठीक है। अब शनि की साढ़े साथी को इतना भौकाल बनाया गया, जाते हैं लोग। मेरी पिछले 3 साल से चल रही है शनि की साढ़े साथी, शनि की महादशा भी चल रही है, शनि की अंतरदशा भी चल रही है, अच्छा, ठीक है। और शनि सच में करते हैं परेशान, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आपने शनि को नहीं समझा तो ज़रूर परेशान करें। शनि की साढ़े साथी जब आएगी आपके जीवन में हार्डवर्क बढ़ जाएगा। अब अगर आप कामचोर आदमी हो तो करेगा परेशान, ठीक है। शनि की साढ़े साथी जब आएगी तो आपको कहेगा कि क्या कर रहे हो, सुबह देर से उठ रहे हो, कुछ भी कभी भी खा रहे हो, ये सब बदलो, चेंज करो। शनि चेंज का प्लेनेट है, तो आपसे कहेगा अपनी जॉब बदलो, अपना बिजनेस बढ़ो, अपने आप को बदलो। पर आप फिर से वही कि बोरी की सोफे पे बोरी की तरह बैठने वाले आदमी हो तो आपको परेशान करेगा। तो शनि आता है, कहता है चेंज करो, आपने चेंज एक्सेप्ट कर। जिनकी शनि की साढ़े साथी चलती है उनका मन करता है जॉब और बिजनेस को चेंज करने का, वो अगर कर ले जाते हैं वो ज़्यादा पैसे कमाते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं, कहते नहीं कि मैं शनि के साढ़े में ये हो गया वो हो गया। दूसरा है कि अगर आपने मना लिया अपने मन में कि साढ़े साथी आ गई अब तो सब बर्बाद होगा, लोगों ने भर दिया दिमाग में, तो आपको छींक भी आएगी तो आप यही कहोगे शनि की वजह से आ रही है मुझे, ठीक है। तो ये भी एक परसेप्शन है। नो डाउट शनि की साढ़े साथी दिक्कत देती है लोगों को, अगर वो अपना हॉरोस्कोप दिखाए तो उनकी दिक्कतें आइडेंटिफाई होकर उनको वहाँ पे रेमेडीज मिल सकती हैं, ठीक है। बट डर के बैठ जाना, कई सारी चीज़ें तो डर में हो जाती है ना, ये नहीं करना चाहिए, डरने की जरूरत नहीं। ये सब्जेक्ट ज्योतिष अगर आपको डरा रहा है तो समझ आइए आप गलत जगह है। ज्योतिष इंसान को एम्पावर करता है, उसे लिबरेट करता है। इसके बनाने का मकसद ही यही था कि आप अपने बारे में बेहतर समझें, अपने आप के बारे में बेहतर समझें, ताकि आप लिबरेट हो सकें, ताकि आप एम्पावर हो सकें। पर अब ये चीज़ें बदल रही हैं 2023, 24, 21वीं शताब्दी में। थोड़ा सा मेरा प्रयास है कि इस सब्जेक्ट की बेइज्जती ना हो, कम से कम आप एस्ट्रोलॉजरों को खूब गाली दो, ठीक है, आप जो मन के जाए, पर ये सब्जेक्ट को गाली नहीं देनी चाहिए। आपकी मैथ कमज़ोर थी बचपन में, ठीक है, आपका टीचर ख़राब था, तो मैथ के टीचर को कह लो जो कहना है, पर मैथ्स फ्रॉड है, मैथ्स गलत है, ऐसा नहीं कह सकते आप। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इस सब्जेक्ट की, ठीक है, जिसने बहुत कुछ दिया, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिला, आपसे देखो इसी वजह से मैं मिल रहा हूँ आज, ठीक है। सो इस सब्जेक्ट ने मुझे, तो मैं इस सब्जेक्ट के बारे में गलत सुनने में थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ। मेरा ये प्रयास रहता है कि थोड़ा सही समझो आप। कई बार हम बचपन में मम्मी निकालती थी अखबार, तो सारे होते थे, और कईयों में वो पर्सनालिटी ट्रेट भी दिखाए जाते हैं कि आपकी अगर ये राशि है तो आप ये बन सकते हैं। तो हाउ दे आर कनेक्टेड, कि आपका कौन सा एस्ट्रोलॉजिकल साइन है, और वो जो पर्सनालिटी ट्रेट्स जो होते हैं, अगर शॉर्ट में आप बता सको तो पहले तो राशियों पे बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है। राशियाँ 3 तरह की होती हैं, ठीक है। एक होती है आपकी सनशाइन, जो कि होती है आपके बर्थ मंथ से, ठीक है, हाँ, मंथ के इस डेट से इस डेट के बीच में अगर आपका जन्म हुआ, जैसे 21 जुलाई से 21 अगस्त में पैदा हुए, सारे के सारे लियो हैं, ठीक है। हाँ। एक होती है आपकी मूनशाइन। मूनशाइन होती है चंद्रमा आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, जो कि हर 2.5 दिन बाद बदलती रहती है, अच्छा, ठीक है। हाँ, तो मतलब 2.5 दिन बाद आपकी राशि बदल जाएगी जन्म के हिसाब से। जैसे अभी कोई बच्चा पैदा हुआ है, 2.5 दिन बाद पैदा होगी तो अलग अलग राशियाँ आएंगी, ठीक अच्छा। है। और हर 2 घंटे में लगन की राशि बदल जाती है। इसीलिए चंद्र राशि वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ज़्यादा एक्यूरेट है, इसमें कम लोग आएंगे। महीने में तो कितने लोग पैदा हो गए दुनिया में, सारे के सारे लियो, सारे के सारे एक जैसे नहीं हो सकते। तीसरा जो कॉन्सेप्ट आता है, जो कि अब बिल्कुल भी इनवैलिड है, अब उतना एक्यूरेट नहीं रह गया, वो है कि आपके नाम के पहले अक्षर से आपकी राशि बताना। तो बचपन में ना सा सा सू सू सी सी लिखा है तो आप कुंभ राशि के हैं, रा रा रे रे रू लिखा है तो आप तुला राशि के हैं, ठीक है। मेरा ये से होता था तो सैजिटेरियस आता था। हाँ, सो अब उसमें क्या होता था कि बचपन में पंडित जी आए, पंडित जी मेरे बच्चे का नाम रखो, पंडित जी ने अपने पूरे भाव से रामकरण तिवारी नाम रख दिया। अब वो आपको रखना था विहार, विवान, मिहिर, ठीक है, तो आपने नाम पंडित जी वाला नहीं चूज किया, आपने नाम बदल दिया, तो आपकी राशि बदल गई।
तो ये लॉजिक यहाँ पे नहीं सेट हो पाता। पुराने टाइम पे लोग नाम रख लेते थे, जैसा पंडित जी कहते थे वैसा वो नाम रख जैसे देते मेरे शादी के टाइम पे मेरा नाम बदलना पड़ा था क्योंकि मेरा नाम योगेंद्र रख दिया था, बट मेरी आई थिंक जो कुंडली में जो नाम आना चाहिए वो चे से शुरू होना चाहिए। तो चंद्रवीर, शादी के कार्ड में मेरे योगेंद्र नहीं लिखा हुआ है, चंद्रवीर लिखा हुआ है। सो ये हो रहा है ना। तो अब इस हिसाब से अगर मैं सोचे आज मेरा नाम अरुण है, ठीक है, कल को मैं सोचूं मेरा नाम माइकल होना चाहिए, ठीक है, तो मेरी राशि बदल गई। ऐसा नहीं होता ना, राशि तो एक ही रहती है। तो आपको हमेशा अपनी चंद्र राशि माननी चाहिए। सूर्य राशि वो एक बर्ड आई व्यू है, ठीक है। जैसे कि कुछ बातें हैं जो कि हर किसी पे लागू हो जाती हैं, ठीक है। जैसे आप पैसा खूब कमाते हो, बचा नहीं पाते, ये बातें सब पे लागू होती हैं। आप किसी को भी कहोगे तो वो उसका एक वो है इल्यूजन, इसे क्या कह सकते हैं कि एक कॉमन इल्यूजन है जो सब लोग फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं सनशाइन में ऐसी ही बातें मोटी मोटी की जाती हैं, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है। वो नहीं है, हो ही नहीं सकता ना। आप जब एक महीने में पूरी आबादी को एक ही राशि में डाल दे रहे हो तो उतना एक्यूरेट नहीं हो सकता जितना एक्यूरेट आपकी ज्योतिष होगी, जहाँ हर 2 घंटे में लगन की राशि बदल रही है, हर 2.5 दिन में आपका चंद्र राशि बदल जा रही है, वो ज़्यादा एक्यूरेट है। अब राशियों पे बात आ जाते हैं। कुछ कॉमन ट्रेट्स हैं जो कि राशियों में दिखाई देते हैं। यहाँ पे मैं सतही बातें करूँगा, ज़्यादा डीप पे नहीं जाऊँगा। जैसे कि कुंभ राशि वाले, ठीक है, कुंभ राशि वाले जब भी आप देखना है यूट्यूब पे किसी भी एस्ट्रोलॉजर में सबसे ज़्यादा व्यूज़ हमेशा कुंभ राशि पे आते हैं। अच्छा, ठीक है, ये है। और कुंभ चंद्र उसके हिसाब से चंद्र राशि के हिसाब से अगर कुंभ है आप, ओके, ठीक है, पता होगा लोगों को। अगर आप ये अच्छा आपकी कुंडली में ही पता चलेगा कि आपकी राशि क्या है। कौन सी कहीं है? तो मुझे 45 साल की उम्र हो गई है, वो अपनी वही राशि लेके चलते चले आए, उनको बाद में कॉल पे पता चलता है कि मेरी राशि तो कुछ और थी। अच्छा, उतनी सारी रेमेडी कराई इतने सालों से, पर एक्चुअल में उनकी राशि कुछ और थी। तो अपनी राशि तो एटलीस्ट इतने सारे फ्री सॉफ्टवेयर है, टूल है, कहीं भी डालिए अपनी डेटा आराम से बता देता है, डेट ऑफ बर्थ से आ हाँ, जाती है, आराम से आ जाती है राशि। तो जैसे कुंभ राशि की मैं बात कर रहा हूँ, तो इनको ना फिलॉसफी बहुत पसंद होती है, ठीक है, कुंभ वालों। डीप बातें बहुत पसंद होती हैं, इंटेलेक्चुअल बातें बहुत पसंद होती हैं। और कुंभ राशि वालों को आप देखोगे कि इनको इमोशंस का जो स्पाइक होता है वो कई बार इतना प्यार आएगा इनको, इतनी इमोशनल हो जाएंगे, रोने धोने लगेंगे पिक्चर देख के, और कई एकदम से अलग हो जाएंगे, अलग थलग हो जाएंगे। तो ये फ्लक्चुएशन ऑफ इमोशंस कुंभ राशि वालों को देखना पड़ता है ओके, अपनी लाइफ में। ये डिटैच बहुत जल्दी हो जाता है चीज़ों से, ठीक है। मतलब ये अगर किसी को छोड़ना चाहेंगे तो इन्हें एक ही महीना ज़्यादा लगेगा, ये छोड़ देंगे। कोई फीलिंग हो, कोई चीज़ हो, डिटैच हो जाते हैं चीज़ों से। बड़ी एडजस्टिंग राशि है, एडजस्ट हो जाती है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, लेकिन बड़ी एम्बिशियस भी है, ठीक है, लाइफ में बहुत हाई चाहिए। तो ये कुंभ राशि के पर्सनालिटी ट्रेट्स हो गए। अब बात करें जैसे कर्क राशि की। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, ये तीनों वाटर साइन है, ठीक है, वाटर एलिमेंट है। आप देखो कर्क केकड़ा, बिच्छू और आपकी मछलियाँ पानी के आसपास रहते हैं, ठीक है, तो ये वाटर एलिमेंट है। अब वाटर एलिमेंट का क्या मतलब है, हम हमेशा इमोशंस को वाटर से दर्शाते हैं, अच्छा, पानी से। तो ये इमोशनल राशियाँ हैं, ये बहुत भावुक राशियाँ हैं, ये फैमिली की राशियाँ हैं, ये फ्रेंड्स की राशियाँ हैं, और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव राशियाँ हैं। खास तौर पे कर्क राशि, कर्क राशि आप में से जिनकी होगी, बड़े इमोशनल व्यक्ति मिलेंगे आपको, छोटी छोटी बातों को लेकर सेंसिटिव मिलेंगे आपको। और अगर लग्न की राशि कर्क है तब तो ये व्यक्ति इतना प्यारा है कि आप कहोगे कि यार तू कहाँ जा रहा है गुड्डा, तू घर पे बैठ, ठीक है। सो इतने प्यारे होते हैं कर्क राशि वाले, दे आर वेरी इमोशनल। हाँ, तो मतलब वो ये जो छल कपट है ये सब समझ नहीं पाते, और समझते भी है तो इग्नोर कर देते। अब यहीं पे कुछ फायर एलिमेंट की राशियाँ हैं। मेष राशि, ये मंगल की राशि है, ठीक है। अच्छा, तो ये फायर होती है, ये वॉरियर है, ठीक है। तो मतलब मेष राशि वाला कोई आपको मिलेगा तो वो वॉरियर ही मिलेगा आपको, ठीक है। बड़ी बड़ी सोच रखने वाला, जिद करने वाला, जिद्दी होने नेचर, कोई ठान लिया तो ठान लिया वाला नेचर। ऐसे ही सिंह राशि है, शेर है, वो सूर्य की राशि है, सूर्य किंग ऑफ प्लैनेट्स बोले जाते हैं। सिंह राशि वाला कोई व्यक्ति आपको मिलेगा तो वो आपको एकदम एनर्जेटिक मिलेगा, लीड फ्रॉम द फ्रंट, लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है सिंह राशि वाला पैदा होते ही लेकर आता है, ठीक है। सिंह राशि वाला इसको चाहिए ना कि आप मेरी शरण को एक्सेप्ट कर लो, मेरा प्रोटेक्शन एक्सेप्ट कर लो, तो मैं आपका सेवियर बन के रहूँगा। और अगर मैं आपका सेवियर बनूंगा तो हज़ारों से लड़ जाऊंगा, लेकिन अगर आपने मुझसे दुश्मनी करी, मुझसे एनिमिटी करी, तो मैं किसी भी हद तक जाके बदला भी लूँगा। तो ये सिंह राशि की फिलॉसफी है। ऐसे ही हमारी जो वृषभ राशि है, ये अर्थली एलिमेंट है। ये क्या करता है, ये वृषभ राशि पेशेंस है, ये धैर्यता है, धरती है ना, तो धैर्यता है इसके अंदर। ये धीरे धीरे काम करने वाला, लेकिन एक जगह फोकस के साथ काम करने वाला होता है। कैप्रिकॉर्न इसमें सबसे माहिर होते हैं, यानी मकर राशि। मकर राशि में आप देखोगे कि ये लोग बहुत जल्दी किसी के दोस्त नहीं बनते, अच्छा, ठीक है। ये मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बहुत जल्दी नहीं बनाएंगे, ये दे विल टेक देयर टाइम, ये अपना समय लेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपको परखेंगे, आपसे 4 लोगों के बारे में आपसे बातें करेंगे, तब आपको इजाज़त देंगे कि आप मेरी ज़िंदगी में आओगे कि नहीं आओगे, ठीक है। तो ये ऐसे फंक्शन करती हैं मकर राशियाँ।
ठीक है। तो ऐसे हर एक राशि का अपना अपना लक्षण है। तो यानी कि सबके साथ कुछ पर्सनालिटी ट्रेड्स, कुछ ट्रेड्स हैं जो कोर ट्रेड्स हैं वो जुड़े रहते हैं। बाकी आपकी समाज, आपकी सोसाइटी आपको फर्क डालती है आपके बर्ताव पे, आपके इफेक्ट पे, पर ये कोर वैल्यू कभी कहीं नहीं जाएगी। अगर आप इस पे काम करेंगे तो ये लौट के आ जाएगी। 2024 अभी आने वाला है और मैं कई रील्स में कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को देखा कि आने वाला समय बड़ा ख़राब है और वॉर्स, अटैक्स और इस तरीके की प्रेडिक्शंस लोग करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यू, एज फार एज वेलबींग इज कंसर्न, हेल्थ इज कंसर्न, हाउ इट इज़ गोइंग टू बी, व्हाट इज़ योर प्रेडिक्शंस ऑन दैट? सो अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप समझ सकते हैं कि ये साल कैसा जाने वाला है। पर सबसे पहले इस साल को समझते हैं। जैसे आपने 2023 को देखा, 2 + 2 + 3 यानी ये 7 नंबर का साल था। 7 नंबर होता है डीप बातों का, 7 नंबर होता है अकल्ट का, 7 नंबर होता है रिसर्च का, 7 नंबर होता है एस्ट्रोलॉजी का। ठीक है। तो इस साल आपने देखा खूब एस्ट्रोलॉजरों की पॉडकास्ट चल रही थी। ठीक है, ज्योतिषों की पॉडकास्ट खूब चली। लोगों ने ज़्यादा अकल्ट, एक टाइम आया था आप देख रहे हो हॉरर पॉडकास्ट बहुत चल रहे थे। ठीक है, हॉरर का टाइम आ गया था। तो ये जितनी भी ऐसी रहस्यमयी चीज़ें थी, ये इन सब का नंबर 7 है। नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन का भी नंबर है। तो ये साल उनका था और आपने देखा कि यही सारी चीज़ें इंटरनेट पे वायरल हो रही थी, लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे, सीखना चाह रहे थे। अब साल बदलने वाला है। अब साल आएगा 2024, 2 + 2 + 4 यानी कि नंबर 8 का साल। अब शनि रूल करेंगे इस पूरे साल को। अच्छा, शनि की जो ट्रेड्स हैं आपको इस पूरे ईयर में देखने को मिलेंगे। जैसे शनि बात करता है हार्डवर्क की, शनि बात करता है स्ट्रगल की, शनि बात करता है मैनेजमेंट की, शनि बात करता है पेशेंस की, शनि बात करता है वेल्थ की। मतलब सबसे ज़्यादा पैसा जो कोई दे सकता है वो शनि दे सकता है, इसके अलावा कोई नहीं दे सकता। अच्छा। तो ये साल इसी के अराउंड घूमने वाला है। अब आप देखेंगे कि जो फाइनेंस के, मैनेजमेंट के कंटेंट है वो ज़्यादा चलने वाले हैं। जो पैसे कमाने, बिजनेस बिल्ड करने, हाउ टू मेक स्टार्टअप, ये ज़्यादा चलेगा इस साल 2024 में। क्योंकि और इस साल अब ना सतही लेवल की बातें नहीं चलेंगी कि अगर मैं और आप बैठ के बिल्कुल सरफेस लेवल की बातें कर रहे हैं तो लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। अब लोगों को बहुत डीप जाना है क्योंकि शनि गहराई भी है। तो जितनी डीप बातें हम लोग करेंगे इस साल एज अ इन्फ्लुएंसर या एज अ यूट्यूबर, उतना लोग हमें इंटरेस्ट लेंगे। तो यहाँ पर अब ये नॉलेज की बात आ गई। ये नॉलेज का साल है, गेन होने वाला है। आपकी डीप नॉलेज जितनी, आप उतना फ्लरिश करेंगे। तो अगर आपके पास नहीं है तो ये साल फिर आपको पीट के भी जाएगा, आपको पटकेगा भी। अब बात आती है मेरे लिए कैसा जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे, आपका जो साइकिक नंबर है। साइकिक नंबर यानी कि आप जिस डेट में पैदा हुए हैं। फॉर एग्जांपल कोई 14 तारीख को पैदा हुआ है किसी भी महीने में, तो 1 + 4 5 उसका साइकिक नंबर है। Okay. कोई 16 को पैदा हुआ है तो 1 + 6 7 उसका साइकिक नंबर है। कोई 31 को पैदा हुआ है तो 3 + 1 4 उसका साइकिक नंबर है। ऐसे हमको देखना है। और अब यहाँ पे आपका साइकिक नंबर और यहाँ पे नंबर 8 का ये साल, ऐसे हम मैनेज करके, ऐसे मैं बताऊँगा, आप समझना। Okay. तो सबसे पहले नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 सूर्य है, नंबर 8 शनि है। ये पिता पुत्र हैं, दोनों एक दूसरे के गजब के दुश्मन है। ठीक अच्छा। है, फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, देखते ही गोली मारने का आदेश है। ये ऐसी एनिमिटी है इन दोनों की। पुरानी कथा है हमारे वैदिक में भी, वैदिक शास्त्र में भी, कि सूर्य और शनि की दुश्मनी है। सो अब बेसिकली होता क्या है कि जो नंबर 1 वाला व्यक्ति है ये थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट है। ठीक है, और ये पैसे खर्च करने में ज़्यादा सोचता नहीं, कहता ज़िंदगी एक बार मिली, 2 बार क्या सोचना। ठीक है, पर जब नंबर 8 वाला व्यक्ति ये पैसों की अहमियत बहुत समझता है, ये फालतू की बातें नहीं करता, फालतू की चीज़ों पे एक्सपेक्ट। तो दोनों का नेचर बेसिकली बिल्कुल विपरीत है। नंबर 1 यानी कि आप किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 तारीख को पैदा हुए हैं, इस साल आपको ज़्यादा हर्डल, ज़्यादा स्ट्रगल फेस करने को मिलेंगे। आप जो अपने लिए बिलीव बना रखे थे कि हम ही हीरो हैं, वो टूटेगा। अच्छा। ठीक है, शनि पीटते हैं। ठीक है, शनि आपका भ्रम तोड़ते हैं। ठीक है, आपको रियलिटी चेक होगा। ठीक है, आपको थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, खास तौर पे स्टमक से रिलेटेड या फिर आपके बोन से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड। और ये अप्रैल और अगस्त के मंथ में आने वाले हैं। ठीक है, नंबर 1 वाले लोग जितना भी इस साल पेशेंस से काम करेंगे वो उतना बेहतर है इनके लिए। ठीक है, तो ये नंबर 1 का मोटा मोटा ये साल है। नॉट वेरी गुड, मैं ऐसे नहीं कहता बहुत अच्छा जाएगा, ऐसा नहीं है ये साल। ठीक है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, चैलेंजेस आपके सामने आने वाले हैं। नंबर 2 की बात करते हैं, यानी कि आप किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 तारीख को पैदा हुए हैं। ये चंद्रमा का अंक है, ये पानी है। और नंबर 8 शनि है। शनि को हम हमेशा लोहे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पानी और लोहा साथ में आने वाला है, तो क्या होगा, जंग लगेगी। ठीक है, जंग किस पे लगेगी, आपकी रिलेशनशिप्स में। नंबर 2 वालों की रिलेशनशिप्स में इमोशनल आउटबर्स्ट होगा। नंबर 2 वाले अपने रिलेशनशिप में कई सारे लोगों का नकाब उतरता हुआ देखेंगे। ठीक है, जिनको मांग रहे थे कि पिंटू तो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, वो पिंटू अपना असली रंग दिखा देगा। ठीक है,
और कौन कौन सी डेट वाले 2 पे रहेंगे? 2, 11, 20 और 29 तारीख के। 2, 11, 20 और 29 वाले। हाँ जी। अच्छा। नंबर 2 वालों के लिए इमोशनली चैलेंज है, जैसे मैंने कि बताया। दूसरा, नंबर 2 वालों के लिए जॉब वाइज ये साल बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि नंबर 2 वाला व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसे पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए। वो टारगेट में कि तुम्हें 10 कॉल्स 10 सेल्स करनी, इसमें काम नहीं कर पाता। ठीक है, तो अगर नंबर 2 वाले व्यक्ति किसी पीसफुल एनवायरनमेंट में चले गए, किसी ऐसी जॉब में या ऐसे बिजनेस में चल गए कि उन्हें कोई सुबह शाम डंडा नहीं कर रहा है, दे विल डू वेरी गुड, क्योंकि वो है हार्ड वर्क और ये साल उन्हें बना देगा हार्ड वर्किंग। आर्टिस्टिक फील्ड में नंबर 2 वाले बहुत शाइन करेंगे इस साल। ठीक है, कला के क्षेत्र में अगर आप किसी तरह से इन्वॉल्व है, आप एक्टर हैं, पेंटर है, डांसर है, तो यू विल, बहुत अच्छा जाएगा आपका ये साल। तो इस साल आपको करना क्या है, नंबर 2 वालों को खोजना है अपना पीस। कोई भी सिचुएशन अगर क्योस क्रिएट कर रही है तो वो आपके लिए इस साल नहीं है। ठीक है, वो जंग लगाएगी आपके ऊपर। आगे बढ़ते नंबर 3 यानी कि आप किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 या 30 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप नंबर 3 से रूल होते हैं। ये जुपिटर का अंक है, ये ज्ञान का नंबर होता है, नॉलेज का नंबर होता है। Okay. ये इनके लिए साल अच्छा जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि जुपिटर और शनि गुरु की बनती है इन दोनों की। ठीक है, तो ये दोनों फ्रेंडली अंक है, इसलिए ये ईयर इनके लिए काफ़ी अच्छा जाएगा। ये फ्लरिश करेंगे, जॉब वाइज भी करेंगे, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, इनकी लव रिलेशनशिप भी काफ़ी ज़्यादा बेटर जाएंगी। और इस साल ये ट्रैवल ज़्यादा करेंगे, घूमेंगे ज़्यादा। ठीक है, अच्छा। और जो घूमना भी होगा वो किसी पर्पज़ की वजह से ही होगा, काम की वजह से या बिजनेस की वजह से ही होगा, तो इनको घबराने की ज़रूरत नहीं, इनका ये साल काफ़ी ठीक है। नंबर 4 राहु का अंक है, यानी कि आप किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 या 31 को पैदा हुए हैं, सबसे अच्छा साल इन्हीं का जाएगा। अच्छा। ठीक है, राहु और शनि वैसे नहीं बनती इनकी, लेकिन जब ये टेम्परेरी रिलेशनशिप में आते हैं, मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए साथ में आते हैं, तो बहुत मजा देखे जाते हैं। ठीक है, तो 4 वालों की साल बहुत अच्छा जाएगा ये साल, और उनका फोकस जो अभी तक इधर उधर था ना, वो फोकस एक जगह आ जाएगा। जो काम अभी तक उनके पेंडिंग रखे रहते, उन्हीं के फोकस की वजह से, ना कर पाने की वजह से, वो फोकस वापस आने, वो काम भी अब उनके होने लग जाएंगे। नंबर 4 वाले फाइनेंशियली बहुत इस साल ग्रो करेंगे, तो मैं कह सकता हूँ ये साल नंबर 4 वालों के लिए काफ़ी फेवरेबल ईयर होने वाला है। नंबर 5 की अगर बात करें, जैसे आपका जन्म किसी भी महीने की 5 को, 14 को या 23 तारीख को हुआ है, इनका भी फ्रेंडली अंक नंबर 8 होता है। एक्चुअल में ज्योतिष के अनुसार ये सौतेले भाई हैं दोनों, बुध और शनि। तो लेकिन शनि का है वो कर्म के दाता है ना, कर्म फल दाता। तो कहते तुम्हारे पापा ने मेरे साथ बुरा किया था, अच्छा, सूर्य ने, पर तुमने नहीं किया ना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो इनकी बनती है। ठीक है, न्यूट्रल रिलेशनशिप है पर अच्छी रिलेशन। 5 मूलांक वाले लोगों का अगर कोई बिजनेस है तो ये अपने एम्प्लॉयज़ की वजह से काफ़ी परेशान होंगे। ओके। बट इनका बिजनेस इस साल 8 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये भी है। ये वेल्थ का अंक है नंबर 8, और ये मनी का अंक है नंबर 5। तो वेल्थ और मनी साथ में आने वाले हैं। तो नंबर 5 वालों के लिए अगर बिजनेस करने की सोच रहे थे भैया, तो यही साल है कि आप शुरू कर दो, और ये साल आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। नो डाउट जो मैंने कॉमन ट्रेड्स बताए, हार्ड वर्क, पेशेंस, वो सब चलता रहेगा साथ ही साथ। बात करें नंबर 6 की, अगर तो 6, 15, 24 को अगर आपका जन्म हुआ है, यानी कि शुक्र का अंक है आपका, वीनस का अंक है आपका, तो इनके लिए भी ये साल न्यूट्रल जाएगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, इस सिचुएशन में रहेगा। जॉब्स के लिए अच्छा है, लग्जरी ग्लैमरस इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो अच्छा है, मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर आप किसी तरह से इन्वॉल्व हैं तो बहुत अच्छा है। नंबर 6 वाले इस बार शेयर मार्केट जैसी चीज़ों को बहुत सीखेंगे। अच्छा, ठीक है, जो क्विक मनी वाली चीज़ें होती हैं, इस इंटेंशन से खूब सीखेंगे और इसी में मात खाएंगे। ठीक है, यानी कि लर्न करना है, पर अगर आप शनि में ये सोच रहे हो, शनि के साल में, कि मैं जल्दी पैसा कमा लूँ, तो वो नहीं होने वाला। लेकिन आप फिर भी फाइनेंशियल सर्विसेज में जाएंगे ये लोग, मेरी यही यहाँ पे सजेशन है। इम्तनान से सीखिए और आराम से करिए, कोई जल्दबाजी मत करिए, शॉर्टकट मत करिए कि टेलीग्राम पे कोई टिप दे रहा है उसका आप लगा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, नुकसान हो जाएगा। अंक 7 की बात करें, यानी आपका जन्म अगर किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 को या फिर 25 तारीख को हुआ है, और आपके साथ शनि का अंक आ गया है, तो ये साल कन्फ्यूज़न काफ़ी क्रिएट करेगा। ठीक है, काफ़ी ये लोग गिराएंगे कि नेहा को चुने कि पिंकी को चुने। ठीक है, तो इसमें काफ़ी डिलीमा में इनका समय चला जाएगा। जॉब और पिंकी बहुत बार बार आ रही है, कॉमन नेम है ना, इसलिए मैं सोचता हूँ यूज़ कर लूँ। ठीक है, और मैं अपनी क्लासेस में भी नाम यूज़ करता रहता हूँ, तो लोग कहते हैं कि पंडित जी लग रहा है किसी काट के गया कोई आपका। ठीक है ना, कॉलेज की कुछ यादें तो नहीं है ना। वापस गया, नंबर 7 की मैं बात कर रहा था आपसे। तो 7 तारीख को कन्फ्यूज़न का साल जाएगा। जॉब करें, बिजनेस करें, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न ये फेस करने वाले हैं। ऑल्दो बट इनके लिए भी पॉजिटिव साइड में कहूँगा 70% ये लकी साल ही है। आपको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने की इस साल, क्योंकि आपके इमोशन और आपका माइंड ही इस साल आपके साथ प्ले करेगा, खेलेगा वो इस साल आपके। तो अगर आप जितना अपने आप को शांत रखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है।
अब नंबर 8 का यानी आप किसी भी महीने की 8 को, 17 को या फिर 26 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 8 है और ये 8 नंबर का साल है। इनके लिए भी जैसा मैंने राहु को बोला था, इनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। ठीक है, शनि के साथ शनि आ गए हैं। ये तो सीधा सिंपल सी बात है कि देयर इज नो लक, कोई किस्मत नहीं है बेटा तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क है आपके लिए। 8 वालों के लिए सिर्फ हाँ 8 वालों के सिर्फ कर्म है, जो कर्म करोगे उसकी रोटी खाओगे। ठीक है, सिंपल सी ये बात है। और ये फेवरेबल नंबर होते हैं जब टेम्परेरी टाइम के लिए एक साथ आ जाते हैं। तो इस साल आपके लिए बेच के पैसा मिलेगा, नंबर 8 वालों को कुछ बेचना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमेशा दुनिया में बेच के ही पैसा मिलता है वैसे तो, बट अगर कोई प्रोडक्ट सर्विस नहीं है तो बनानी पड़ेगी। जैसे शेयर बेच दिया आपने, कोई घर बेच दिया अपना, ठीक है, या फिर मतलब अपना नहीं, मतलब प्रॉपर्टी वाइज रियल एस्टेट में अपना घर बेच दिया। ठीक है, कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, उसके लिए ज़्यादा मार्केटिंग करी तो उसे सेल करके पैसा। तो नंबर 8 वाले इस साल कुछ सेल करके पैसा कमाएंगे। ये मत सोचिएगा कि वक्त अपना बेच के मैं पैसा कमाऊँ, ठीक है, क्योंकि वो लिमिटेड ही है आपके पास, अच्छा नहीं बना पाओगे। इसलिए इनको इस तरफ सोचना चाहिए। बिजनेस स्टार्ट करेंगे नंबर 8 वाले इस साल। नेक्स्ट हमारा और लास्ट है नंबर 9, यानी आपका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को या फिर 27 तारीख को है तो आप अंक 9 से रूल होते हैं। इस साल इनको किसी तरह की स्किन रिलेटेड इश्यूज होने के ज़्यादा चांसेस हैं, हाई बीपी होने का भी चांसेस है। और इस साल ये ट्रैवल भी खूब करने वाले हैं, खूब घूमने वाले हैं। ये लर्निंग का ईयर होने वाला है। इस साल इनको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा, उसे मोनेटाइज ये 2025 में करेंगे। अच्छा, तो ये लर्निंग का ईयर पूरा थ्रू आउट जाएगा। इसको इनको ईमानदारी से सीखना भी चाहिए और ये कनेक्शन का भी ईयर है। ठीक है, नंबर 9 के लिए काफ़ी पावरफुल लोगों से कनेक्शन बनाएंगे इस साल 2024 में। और ये कनेक्शन भी इस 24 में काम नहीं आएगा, 25 में काम आएगा। ओके, तो पेशेंटली इनको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये मोटा मोटा मैंने बताया, बाकी मेरे यूट्यूब पे डिटेल में वीडियो बनाया, वो देख लेना जाके। चैनल का नाम भी बता दीजिए। मेरा चैनल नाम एस्ट्रो अरुण पंडित है, आप सर्च करेंगे गूगल पे, यूट्यूब पे, मैं मिल जाऊँगा। लवली, बहुत अच्छा आपने पॉइंट्स बता दिया। आई थिंक आम इंसान को भी ऊपर से तो आइडिया अभी लग ही जाएगा जिसका जो नंबर है। तो इसमें जैसे कईयों के लिए जो आपने कहा कि इतना ज़्यादा गुड नहीं है, तो उसका कुछ रेमेडी है जो वो कर सकते हैं, या हाउ दे हैव टू प्रिपेयर फॉर इट? अभी ऐसे रेमेडी एग्जैक्टली बताना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, Okay. अब मैं बिना वो हूँ डिटेल नहीं जाने, कि हाँ, बिना बिना डिटेल डिटेल जाने जाने, कि यहाँ पे okay. वो लिख लो, वहाँ पे ये लिख लो, इससे वो कुछ हो अच्छा। जाएगा। बट हाँ, बट जो हो सकता सबसे है, हाँ रेमेडीज हो सकती है, रेमेडीज हो सकती है। और भी okay. डिटेल में, पहले तो डिटेल में जानिए। अभी हमने काफ़ी सरफेस लेवल पे बातें करी Right. हैं, क्योंकि इतना ही कर सकते हैं, पॉडकास्ट का एक समय है हमारा। ठीक है, और डिटेल में जानिए किस किस महीने में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसको एक्सेप्ट करिए और उस पर काम करिए। कुछ रेमेडीज़ जो आप कर सकते हो, वो सबसे पहला है कि आप रुद्राक्ष जरूर धारण करें। ठीक है, रुद्राक्ष आपके अंदर की नेगेटिविटी को सोख लेता है। ठीक है, उसकी ये प्रॉपर्टी है। जो लोग रुद्राक्ष धारण नहीं कर पा रहे किसी भी XYZ रीज़न से, वो रुद्राक्ष का पानी पिया करें, यानी रात में गिलास में डाला, सुबह पानी भी लिया। लड़कियां भी रुद्राक्ष पहन सकती हैं, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं पहन सकती, लड़के पहन सकते हैं। कौन सा रुद्राक्ष? बहुत सारे रुद्राक्ष हैं। आपको 7 मुखी रुद्राक्ष इस साल ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि 7 मुखी रुद्राक्ष शनि का रुद्राक्ष है और उसे लक्ष्मी रुद्राक्ष भी कहा जाता है। और ये आपकी नेगेटिविटी को सोखता है, आपको पॉजिटिव बनाता है, माइंडसेट को करेक्ट रखता है। तो ये एक कॉमन रेमेडी है जो आप सब बिना किसी झिझक के आराम से कर सकते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई भी कर सकता है। किसी मेंटल हेल्थ को लेकर के कोई ऐसी इसी प्रकार की कुछ रेमेडीज होती हैं? अगर कोई मेंटल इश्यूज, डिप्रेशन है, इन चीज़ों से गुजरता है, जैसे रुद्राक्ष आपने एक कॉमन चीज़ बताई, तो ऐसी कोई कॉमन या कोई जनरल रेमेडी होती है? मेंटल इशू देने के वैसे तो 4 मुख्य प्लैनेट होते हैं। ठीक है, पहला आपका मरकुरी है, जुपिटर है, फिर मून है और फिर राहु है। ये 4 प्लैनेट जो मेनली कॉज करते हैं आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की चीज़ें देने के लिए। इसमें भी जो सबसे बदमाश प्लैनेट मैं कहूँगा वो राहु है। अगर मेरे पास दिन में 10 लोग फ़ोन करते हैं कि पंडित जी मुझे कॉल लेनी है आपसे बात करनी है, 10 में से 9 राहु की दशा में आते हैं। और ये मैं साल हर दिन देख रहा हूँ। अच्छा, राहु की दशा में ही लोग अपनी कुंडली दिखाने का मन करता है उनका। राहु की दशा में ही एंजाइटी बढ़ जाती है, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। अगर आप राहु की फोटो देखोगे कभी, तो उसके पास सिर्फ हेड होता है, बॉडी होती नहीं है। तो परेशान भी वो यहीं पे करता है। अच्छा, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर देगा, आपको ओवर थिंकिंग डाल देगा, खूब सोचेगा इंसान। मतलब सुबह से लेकर शाम तक डे ड्रीमिंग चलेगी कि ये हो जाएगा, ये गाड़ी खरीदूंगा, फिर वहाँ बिल्डिंग बन जाएगी, ये होगा, सब कुछ हो जाएगा। करेगा कुछ नहीं, करेगा कुछ नहीं, सिर्फ सोचेगा। राहु आपके जीवन में टाइम वेस्ट कराने आता है आपका। ठीक है, तो राहु इस तरह से आपको मेंटली परेशान करता है। तो अगर आप ऐसा फील करते हो कि आप बहुत सोचने लग गए हो, ठीक है, और आप करते कुछ नहीं हो, तो आप समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं राहु आपको प्रॉब्लम में दे रहा है। इसकी रेमेडी क्या होती है? राहु की सबसे अच्छी रेमेडी, आप चांदी के बर्तनों में पानी पीजिए। ये आयुर्वेद में भी लिखा है,
पुराने राजा महाराजा भी चांदी के बर्तनों में खाया करते थे, राइट। ठीक है। सो चांदी के बर्तनों में खाना खा सकते हैं या फिर चांदी के गिलास में आप पानी पी सकते हैं। बड़ी कॉमन और बहुत प्यारी आयुर्वेदिक रेमेडी है, आपकी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। चंद्रमा परेशान करता है तो डीप इमोशंस में जाके परेशान करता है कि कोई छोड़कर चला गया है, कोई आपकी लाइफ से चला गया है, या आप कंपैरिजन में लग गए हैं कि वर्मा जी का लड़का देखो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। तो चंद्रमा इस तरह से परेशान करता है। और अगर कुंडली में राहु चंद्रमा एक साथ बैठे दिख जाए आपको, तो समझ जाइएगा जब चंद्रमा का टाइम आएगा या जब राहु का टाइम आएगा तो आपके बहुत इमोशनली बैंड में जाके जाएगा, ठीक है। राहु जिसके साथ भी बैठता है उसकी चीज़ों को एक्सपेंड कर देता है, बढ़ा देता है। तो चंद्रमा इमोशंस का है ना, तो इसके इमोशंस को खूब बढ़ा देगा। तो आपके इमोशंस सबको दिखाई देंगे, आप दुखी हो, आप परेशान हो, ये सबको दिखने लग जाएगा। तो जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा राहु बैठा होता है, इसे चंद्र ग्रहण दोष कहते हैं ज्योतिष में, इनके इमोशंस सबको दिखाई देते हैं। और उल्टा अगर चंद्रमा केतु बैठ जाए साथ में किसी की कुंडली में, तो आप अपने बच्चों को कितना प्यार करते हो बच्चे कभी जान नहीं पाएंगे। क्योंकि केतु कभी आपके इमोशंस जाहिर नहीं होने देता, वो इंट्रोस्पेक्शन का प्लेनेट है। राहु का जस्ट उल्टा, राहु बढ़ाने वाला है, केतु अंदर की बातें करने वाला है। तो ये देखने को मिलता है। मरकुरी जो है ये थाली का बैगन है, ठीक है। ये आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम, किसी भी तरह की मेंटल डिसऑर्डर दे सकता है। जो भयंकर मेंटल प्रॉब्लम होती है ना, जिनके लिए मेडिकल डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, ये मरकुरी की वजह से होती है, बुध की वजह से होती है। अगर आप देखोगे ज्योतिष में तो बुध इज़ द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट सोलर सिस्टम में, सबसे तेज़ गति से घूम रहा है। तो जो 5 तारीख वाले होते हैं वो भी बुध से रूल होते हैं। और अगर जिनकी कुंडली में बुध प्रोमिनेंट है, फर्स्ट हाउस में बैठा है या फिर आपके 6th हाउस में बैठा है, इन लोगों को यही प्रॉब्लम आती है। शुरुआती जब तक 30 साल के हैं तब तक तो दिमाग ऐसे घूमता है ना तेज गति से कि क्या करे क्या ना करे, क्या कर डाले, कितना बड़ा बिजनेस बना दे। तो लेकिन जैसे 30 के बाद होते फिर ये दिमाग चुप ही नहीं होता कभी, उससे बोलता रहता सुबह से शाम तक। इनका ईटिंग डिसऑर्डर खराब हो जाता है, ठीक है। इसलिए आप जिनका बुध खराब, अगर आपकी ईटिंग हैबिट बहुत खराब है तो आप समझ जाना बुध खराब है आपका, ओके, ठीक है। और बताता हूँ, जैसे नंबर 5 के हमारे विवेक बिंद्रा जी भी आजकल काफ़ी फेमस चल रहे हैं, ठीक, कंट्रोवर्सी हो गई उनके ऊपर, ठीक है। सो उनको अगर उनकी लाइफस्टाइल को देखो तो उन्होंने बहुत कम से शुरू किया था, बट क्योंकि वो नंबर 5 से रूल होते हैं तो बहुत आगे चले गए, वो अपने एम्बिशन को बहुत आगे तक ले गए। वो ऐसे ही होते हैं। आप शार्क टैंक के जजेस को भी देखोगे तो मेजरली उसमें 5 नंबर से रूल होते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि उनकी ब्रेन पावर इतनी होती है। अब जब ये खराब हो जाता है तो आपका दिमाग ही आपका दुश्मन बन जाता है, आपको वहम होगा, हिस्टीरिया की बीमारी होगी, इस तरह की बीमारियां आपको होने लग जाती हैं। जुपिटर की अगर मैं बात करूं तो जुपिटर आपको आपके परिवार की वजह से, फैमिली की वजह से या फिर आपके रिलीजन की वजह से आपको मेंटल डिसऑर्डर होंगी, इनकी बातें करता है। अच्छा, हाँ, जुपिटर इन सब चीज़ों की बातें करता है। तो अगर आपको इस तरह से कोई मेंटल है कि आपके फैमिली वालों की वजह से बहुत दुख हो रहा है, आपको कोई बच्चा बात नहीं मान रहा है आपकी, या पापा बात नहीं मान रहे हैं आपकी, या आपके रिलीजन में रिलीजियस प्रैक्टिसेस की वजह से आप बहुत ज़्यादा मेंटल, तो जुपिटर उसका कारण है। तो ये प्लैनेट्स इनके कारण है। इन सब में के अलग अलग उपाय हैं, पर फिर मैं कहूँगा अभी कॉमन जनरल उपाय आपको नहीं लेने चाहिए, आपको अच्छे से कुंडली दिखा के ही अपनी रेमेडी लेनी चाहिए। एक जो कॉमन चीज़ मैंने अपने अनुभव में पाई है, जिसे मैं शुरुआत में भी कह रहा था कि लोग एक्चुअल में इतने परेशान हैं नहीं जितना वो समझ रहे हैं अपने आप को, उसमें सबसे बड़ा रोल है ईटिंग हैबिट्स का, ठीक है। जैसा आहार होता है वैसे विचार बन जाते हैं, जो आपके विचार हैं वही आपके कल व्यवहार बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप अपने डाइटिंग को या अपने आहार को भी ठीक कर लो, टाइम से खाओ, बहुत गलत मत खाओ, तो भी आपके मेंटल हेल्थ अपने आप ठीक, ये तो आप भी जानते, बेहतर जानते होंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी है, मैं ज़्यादा बोल गया, ठीक है। नहीं, बहुत ये पहली बार आई थिंक बताया किसी ने कि मून, जुपिटर और ये जो प्लैनेट्स, तो ये कंट्रोल करते हैं आपके माइंडसेट को इस तरीके से। आप क्रिस्टल हीलिंग पे भी काफ़ी बात करते हैं, तो क्रिस्टल हीलिंग क्या चीज़ है और क्या क्या चीज़ें इससे हील की जा सकती है? क्रिस्टल हीलिंग एक बड़े ही खूबसूरत वरदान है हम सबके लिए, ठीक है। जो क्रिस्टल्स होते हैं बेसिकली इसमें भी काफ़ी डिफरेंस होता है, क्वार्ट्ज होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, फिर आपके प्रीशियस स्टोन्स आ जाते हैं। मैं आपको क्रिस्टल्स की बातें बताऊँगा। 1940 के आसपास एक रिसर्च हुई कि ये क्रिस्टल है भी कुछ की नहीं है, ठीक है। तो एक जेरी नाम था या कैरी नाम था, ऐसे कोई थे साइंटिस्ट, उन्होंने क्रिस्टल पे इफेक्ट किया तो ये पता चला कि क्रिस्टल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसे कहा गया पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि आज भी कई सारी मशीनों में यूज़ होता है, जैसे हमारा इंकजेट प्रिंटर, सोनार सिस्टम, पनडुब्बी में जो यूज़ होता है। तो क्रिस्टल्स काम अलग अलग जगहों पे भी अभी भी कर रहे हैं। इनका इंट्रोडक्शन फिर हीलिंग में हुआ। क्रिस्टल आपके पास जब भी रहेंगे ना आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि क्रिस्टल उसी वाइब्रेशन में फंक्शन करते हैं जिसमें ह्यूमन बॉडी करती है।
ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी का क्या है कि वाइब्रेशनल फंक्शन बदलता रहता है मूड के हिसाब से, और लोगों के किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो वो अलग हो गया, पर ये स्टेबल रहते हैं। इसीलिए इनका आपके पास में रहना आपको स्टेबल बनाता है। सबसे अच्छा, अब ये क्रिस्टल हज़ारों हैं, इनकी कोई गिनती ही नहीं है, इतने सारे हैं, पर कुछ क्रिस्टल्स हैं जो कि आपको समझने, जैसे एमेथिस्ट, ये बहुत प्यारा क्रिस्टल है, ठीक है। ये आपके घर की नेगेटिविटी को दूर करता है, आपके अंदर की नेगेटिविटी को दूर करता है। तो जैसे आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो एक क्रिस्टल रखें, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, ठीक है। सो आप कोई भी नेगेटिव, इतने सारे लोग आते हैं, कोई नेगेटिविटी आई है तो वो सोख लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। बड़ा सा जियोइड ले सकते हैं आप अपने ऑफिस के लिए, अपने बिजनेसेस के लिए, अपने घर के लिए। पर्सनली आप इसका ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे, इसकी मालाएं भी आती हैं, ये भी है। एक बार मैं गया था अहमदाबाद में ही गया था, ठीक है, खम्बाट है अहमदाबाद के आगे, ठीक है। अच्छा। वहाँ पे गया था, क्रिस्टल्स की बहुत बड़ी शॉप थी उनकी, उन्होंने कुर्सी बना रखी थी एमेथिस्ट की। अच्छा। और मैं बैठा उस कुर्सी पे, और विद इन 30 मिनट्स ऐसे सर घूमने लग गया, सर झंडाने लग गया, वो इतनी हाईली वाइब्रेटेड कुर्सी थी वो, ठीक है। तो फिर मैं उठ गया वहाँ से, ठीक है। सो ये क्रिस्टल ऐसे बड़े, इनका अच्छा साइंटिफिक रीज़न ढूंढने जाओगे आपको मिलेगा नहीं कोई, ठीक है, कि साइंटिफिकली कैसे काम करते। मैंने बहुत सोचा, बहुत सर्च भी किया, नहीं करते। इसका स्पिरिचुअल मीनिंग है जो शायद साइंस फिर कभी समझा पाए, ठीक है। तो एक एमेथिस्ट आपके पास होना चाहिए अगर आपको लगता है बहुत नेगेटिविटी है या नज़र आपको बार बार लग जाती है। दूसरा पायराइट, ठीक है। पायराइट आपके मणिपुरा चक्र को एक्टिवेट करता है। अच्छा, पायराइट के लिए क्या है कि पायराइट को लोग सोचते हैं पैसा आ जाएगा इसको रखते ही, ठीक है, इसीलिए इसे फूल्स गोल्ड कहते हैं, ठीक है। ये दिखता भी गोल्ड जैसा है, ठीक है, तो इसे फूल्स गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि इसको मार्केट भी ऐसे ही किया जाता है कि ये अंगूठी पहनी है पायराइट की, ये धन, ये आएगा वो आएगा, नहीं। पायराइट बेसिकली हमारे 7 चक्रा होते हैं, तो मणिपुर चक्रा को एक्टिवेट करता है। मणिपुर चक्रा फायर है, तो फायर क्या है, फायर बेसिकली आपको काम करने की फायर देगा, आपको एक्टिवेट, बस उठो भाई चलो बाहर निकलते हैं, घर में नहीं बैठेंगे। तो पायराइट ये काम करवाता है। अगर आप काम करोगे तो 2-4 पैसे तो आ ही जाएंगे घर में, तो लोगों को लगता है कि पैसे आने लग गए, बट एक्चुअली में पायराइट आपको फंक्शन करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये 2 क्रिस्टल हैं जो कि आपके पास होने चाहिए अगर आप इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, काम से, मनी से, नज़र या नेगेटिविटी से। अब आते हैं मेंटल हेल्थ के लिए। अगर आप डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी सिचुएशंस को फील करते हैं तो सबसे अच्छा क्रिस्टल आपके लिए होता है मून स्टोन। मून स्टोन, चंद्रमा ही मारेंगे, चंद्रमा ही बचाएंगे, ठीक है। तो मून स्टोन बहुत सुंदर क्रिस्टल होता है, इसका ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं, या फिर इसके कई टम्बल्ड स्टोन आते हैं, उन्हें अपने हाथों पे रब भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई बीमारी है, बहुत बार बार हो जाती है, कोई सीरियस है तो डॉक्टर के पास जाइए, बट अगर कोई बीमारी बहुत बार बार हो जाती है, कुछ रीज़न नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको लेपिस लजुली पहनना चाहिए। छोटा बच्चा भी है तो भी लेपिस लजुली आप उसे पहना सकते हैं। ये भी एक क्रिस्टल है जो कि मेडिकल हीलिंग के प्रोसेस में काम करता है। ऐसे तमाम क्रिस्टल हैं, राठौर जी किसी दिन क्रिस्टल पॉडकास्ट करेंगे। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। कई बार इतने सारे प्रोग्राम करते हैं, कई बार शायद ट्रैवल करना पड़ता हो, तो वो जो एक काम और अपनी रिश्ते हैं दोनों को मैनेज करके चलना होता है। हाउ डू यू मैनेज दैट? मैं जहाँ जाता हूँ अपने परिवार के साथ ही जाता हूँ, ठीक है। अच्छा। मेरा छोटा सा परिवार है, तो जैसे हम ट्रैवल करते हैं, अभी हम लोग कानपुर में रहते थे तो घर से ही सब लोग काम करते थे, फिर हम लोग नोएडा शिफ्ट हो गए, ठीक है, क्योंकि हमें पॉडकास्ट करनी थी। कानपुर कोई गेस्ट आता नहीं था, हमें नोएडा आना पड़ा, तो हम फैमिली के साथ ही आए हैं। तो परिवार मेरे साथ, छोटा सा परिवार, हम लोग साथ में ही करते हैं, तो कभी ऐसी सिचुएशन आई नहीं है कि परिवार दूर रहा हो, ठीक है। तो ऐसा मैंने कुछ फील नहीं किया। तो मैं कोई ऐसा बैलेंसिंग की प्रॉब्लम, शादी हुई नहीं है तो और कोई दिक्कत भी नहीं है। अच्छा, शादी हुई नहीं है, ओके, फिर कहाँ बैलेंसिंग की प्रॉब्लम? तो कब करने का इरादा है? 2024 में। मेरा एक आपका क्या नंबर आ रहा है? मेरा एक मूलांक है ना, तो 2008 वो स्ट्रगल का साल है, तो स्ट्रगल अगले साल शुरू होगा। लवली। सो ये आज आप एक अच्छा एजुकेट लोगों को कर रहे हैं, और क्या आपके लेसन्स रहे, एनी 3 to 4 lessons that you want to give people who want to achieve big in their life? ज़्यादा मैंने सीखा जब मैं टीचर बना। जैसे अकल्ट गुरुकुल हमारी संस्थान है जहाँ पे हम एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं लोगों को, तो मैंने सबसे पहली चीज़ सीखी कि लोग आते हैं कोर्स में और उनका मोटिव यही रहता है कि वो भी एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, अपनी अर्निंग स्टार्ट करेंगे, अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। पर एक जो मिथ रहता है ना मन में कि पहले हम तैयार हो जाएं फिर हम शुरू करेंगे, ये नहीं होना चाहिए आपके मन में। आप ज़िंदगी में कभी तैयार नहीं होगे। आप, जब मैंने शुरू किया था मेरे पास 7,000 रुपये का मोबाइल था, मैं टकला था और एक सफ़ेद सी टी शर्ट पहन के मैं वीडियो बनाया करता था, ठीक है। अगर मैंने सोच लिया होता कि जब जिस दिन DSLR आएगा उसी दिन मेरा पहला वीडियो बनेगा, तो शायद कभी नहीं बनता।
सही तो बात। आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिएगा कि अभी और सीख लें, कोई भी काम हो, सिर्फ ज्योतिषी नहीं, कुछ भी काम आप कर रहे हैं अभी और भी कर लें, तब हम आएंगे मैदान में। आप मैदान में पहले आइए। ये मैदान का ये जो रास्ता, ये सफ़र है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखा देगा उसी सफ़र के बीच में। हम आज भी बहुत कुछ सीखते हैं कि पॉडकास्ट कैसे करें, किस तरह से वेबिनार लें, किस तरह से क्लासेस और इंटरेक्टिव बनाएं, नोट्स इंटरेक्टिव बनाएं। अब ये सब पहले सोचा होता तो कभी नहीं होता कि पहले सीख लें फिर करेंगे। तो कई सारी चीज़ें आपको सफ़र सिखाता है, रास्ता सिखाता है। तो आप जस्ट स्टार्ट करें। ये मेरा पहला पॉइंट है जो कि आपको करना चाहिए। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, कोई भी काम करें, इंटेंशन कभी भी लालच की नहीं होनी चाहिए। लालच के साथ कोई जंग नहीं जीती जाती। आप आज नहीं तो कल बहुत बुरा गिरोगे, ठीक है, और जब गिरोगे फिर उठ नहीं पाओगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, हम खूब मोटी मोटी फीस चार्ज करें, बट उसे ये भी करें, जस्टिफाई भी करें, राइट, ठीक वो है, वैल्यू भी वो ऐड होनी वैल्यू भी चाहिए। दें, ठीक है। आपको कोई पैसे चार्ज करने से नहीं रोक रहा, ठीक है, आप करें पर वो वैल्यू भी दें, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपसे कम चार्ज करने वाला आपसे ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो कभी लालच ना करें और हमेशा बस स्टार्ट कर दें, बस शुरू कर दें। आप जब भी रेडी नहीं है तभी शुरू कर दें। और तीसरा पॉइंट, कंसिस्टेंसी। ये गलती मैं पहले करता था यूट्यूब में। यूट्यूब ने मुझे ये सबक सिखाया। कंसिस्टेंटली वीडियो नहीं डालता था मैं, ठीक है। महीने में 3 वीडियो डाल दिए, अगले महीने 8 वीडियो डाल दिए, ठीक है। फिर यूट्यूब ने कहा बेटा इधर आओ बताएं तुम्हें, ठीक है। तो उसने रीच बहुत कम कर दी, ठीक है। फिर लोगों ने बताया कि यूट्यूब को इस तरह से समझो कि बिग बॉस आ रहा है रात के 9 बजे, आज बिग बॉस वालों मूड नहीं है, आज नहीं देंगे, तो कैसे होगा काम। राइट, इट इज़ लाइक अ टीवी एपिसोड जो आ रहा है। तो अब से हम कंसिस्टेंटली वीडियो डालना, उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है, हमारा चैनल ग्रो कर रहा है, लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा देख रहे हैं, यूट्यूब भी हमारा साथ दे रहा है। राइट। तो ये 3 चीज़ें मेरे हिसाब से लोगों को समझनी चाहिए, अपने किसी भी क्षेत्र में उतारनी चाहिए। तो बहुत ही अमेजिंग इंसाइट्स और एजुकेशन लोगों को मिलेगी इस एपिसोड से। एंड नाउ वी विल मूव टू द रैपिड फायर। तो अब कुछ फास्ट हो जाए। एक शब्द में आप एस्ट्रोलॉजी को, जो स्केप्टिक हैं, उनको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? गाइडेंस। क्या कोई स्पेसिफिक नंबर है जो आपके लिए स्पेशल सिग्निफिकेंस रखता है? नंबर 5 एंड नंबर 8। 2024 को न्यूमरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आप कैसे यूनिक मानते हैं? ये साल औकात दिखा के जाएगा, ठीक है। तो जो भ्रम है ना, कई बार हम अपने आप को ऐसे बहुत बड़ा समझने लगते हैं, उसको बिल्कुल वो सब कुछ साफ कर देगा ये। अगर किसी हिस्टोरिकल फिगर का होरोस्कोप पढ़ने का मौका मिले तो वो कौन होगा? उसामा बिन लादेन का पढ़ूंगा मैं, ठीक है, कि क्या ऐसी सिचुएशन होती है कि इंसान इतने एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेता है कभी कभी। आपको कौन सा ज़ोडिएक साइन एनालाइज करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? एक्वेरियस। क्या कभी आपने खुद की प्रेडिक्शंस की एक्यूरेसी से खुद को सरप्राइज किया है? हाँ जी। जैसे कोई भी एस्ट्रोलॉजर ना रोज अपने चार्ट नहीं देखते, प्रैक्टिकल बात है, ठीक है। कोई इतना ना टाइम है ना ही उनके पास, वो ये करना भी चाहिए। सो जब भी मैं देखते, जैसे मैं बीमार हो जाता हूँ, ठीक है, फिर मैं देखता है क्यों बीमार हो गया, तो रीज़न मिलता है वहाँ पे कि अरे यार पहले देख लिया होता तो अभी बच जाते, या कुछ ले लिया प्रिकॉशन होता, कर लेते। प्रिकॉशन कर लेते। किसी के बर्थ चार्ट में सबसे पहले आप क्या देखते हैं? मनी हाउस और मैरिज हाउस। एस्ट्रोलॉजी में नए लोगों को आप क्या एडवाइस देंगे? हाँ, सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे बहुत पैसा कमाने की सोच के आ रहे हैं तो मत आइएगा, ठीक है। लालच के साथ मत आइएगा। ये पैसा बहुत देगा, 3 कोठियाँ बना देगा आपकी, लेकिन अगर लालच नहीं करोगे तभी बनाएगा। अपने काम में साइंस और स्पिरिचुअलिटी को आप कैसे बैलेंस करते हैं? मैं हर एक चीज़ को जब सीखता हूँ ना, नहीं तो मैं इसके पीछे सोचता हूँ। जैसे आजकल ग्राफोलॉजी सीख रहा हूँ, ठीक है, कि सिग्नेचर से लोगों को कैसे बताए, या उनके हैंड राइटिंग से, तो इसके पीछे का क्या साइंस है, ठीक है। क्योंकि जब आपको साइंस पता होता है ना, या लॉजिक पता होता है किसी भी चीज़ का, तो आप किसी को कॉन्फिडेंटली बता सकते हो, ठीक है। जब आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो, झलक जाता है आपकी बातों से कि कॉन्फिडेंट नहीं हो आप। अगर चूज़ करना हो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में से किसी एक की गाइडेंस को, तो किस पे ज़्यादा रिलाई करेंगे? पहले मैं न्यूमरोलॉजी से करूँगा, फिर एस्ट्रोलॉजी से करूँगा। लोगों के एस्ट्रोलॉजी के परसेप्शन में आप क्या चेंज करना चाहते हैं? टेक इट एज अ गूगल मैप, कि आपको नक्शा है, ये डायरेक्शन दिखाएगा। गाइडेंस की तरह लें। क्या आप कोई ऐसी सुपरस्टिशन को फॉलो करते हैं जो सीक्रेटली आप मानते हैं? हाँ, मैं करता हूँ। मैं अपनी रिंग्स में मैं 8 डायमंड लगाने की कोशिश करता हूँ, अच्छा। ठीक है। ये महंगे डायमंड नहीं, छोटे छोटे डायमंड है, ठीक है। तो ऐसे बोले पंडित 2 पैसा कमा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने देखा है, अक्सर पाया है कि 8 नंबर के नंबर पे मेरे बड़े बड़े काम होते हैं। ऑल्दो मेरी डेट ऑफ बर्थ का अनुकूल नंबर नहीं है ये, बट फिर भी पता नहीं क्यों जब भी कुछ अच्छा या कुछ बहुत बड़ा हुआ होता है तो 8 तारीख ही होती है उस समय। तो मैं सोचता हूँ कि 8 नंबर का कुछ आसपास रखूँ। अपने क्लाइंट से आपको सबसे अजीब रिक्वेस्ट या सवाल क्या मिला है? सबसे अजीब रिक्वेस्ट ये मिली है कि मैं पहले मरूंगा या मेरी वाइफ पहले मरेगी। स्टॉक ट्रेडिंग में न्यूमरोलॉजी का क्या रोल देखता है? कई सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी का यूज़ करके ट्रेडिंग करते हैं,
पर मैं अभी भी इसको मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ इसको समझने में ओके कि कैसे एक ऐसा इवेंट जिसमें हज़ारों कॉम्प्लिकेशंस हैं, हज़ारों इवेंट्स हैं, ठीक है। आधी जनता कह रही है कि इस स्टॉक का दाम गिरना चाहिए भगवान गणेश जी से, आधी जनता कह रही है इस स्टॉक का प्राइस बढ़ना चाहिए, तो भगवान भी कंफ्यूज है। तो उसमें किस तरह से ये साइंस काम करता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा नहीं करता होगा, करता होगा, कई लोग प्रैक्टिस भी करते हैं इस बार के, पर मेरी अभी इसमें अध्ययन चल रहा है, मेरा अभी इसमें पढ़ाई चल रहा है। एनी लास्ट मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू आवर ऑडियंस? कि वाईएसआर जी का कोर्स खरीदिए, ठीक है, काफ़ी अच्छी NLP सिखाते हैं, मैंने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है और इनकी बातें ही मैं अपने वीडियो में और अपनी पर्सनल लाइफ में भी उतारता हूँ। तो जेन्युइनली ये बहुत ही अच्छा NLP सिखाते हैं और मेरे ख्याल से इकलौते हो आप जो इतनी ब्यूटीफुली NLP के कोर्स को इंडिया में कन्वे कर रहे हो।